जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे और आपके सिलेबस में अगर सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान जर्नल साइंस लिखा हुआ है तो बस समझ लेना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। तो सामान्य प्रश्न वो बोल तो देता है, लेकिन प्रश्न ठीक ठाक रहते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में ये है तो बिल्कुल समझ लेना, बिल्कुल सही जगह में आए हो, क्योंकि एक सीरीज है, 150, 200, 300 वीडियो होने वाले हैं। तो मतलब साइंस का तो कोई प्रश्न बचने वाला नहीं है। तो वो सामान्य कह के कितना गहरे पे भी चला जाएगा ना, तब भी हम प्रश्न को क्या करेंगे, हिला कर रख देंगे, मतलब आंसर सही ठीक करेंगे। सवाल नंबर 1 है बेटा कि समुद्री जहाज की जो गति है मापने के लिए आप किस मात्रक का प्रयोग करेंगे। समुद्री जहाज है, उसकी जो गति है, पानी में वो चल रहा है, उसको आप मापना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नाट का प्रयोग करना पड़ेगा। तभी तो आपके जहाज के द्वारा जो दूरी नापी जाती है ना, चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, नाटिकल मील में मापते हैं कि जहाज द्वारा जो है, तो नाट में उसे मापा ही जाता है, इसलिए नाटिकल मील में जो है उसके द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। ठीक है, तो नाट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बेटा, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग करोगे। ओजोन परत आप जानते हो कि सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने का काम करती है, जिससे कि जो पृथ्वी में जीवधारी है वो सुरक्षित रहें, कैंसर जैसी और अन्य प्रकार की जो है घातक जानलेवा बीमारियां जन्म ना ले पाएं। तो ओजोन हमारे बहुत काम की है। तो इसकी परत की मोटाई अगर आपको नापना है तो बेटा डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाबसन इकाई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक बेटा कैलोरी होता है। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर करोगे कि जो मनुष्य है अर्थात मेल है, ठीक है, उसे प्रतिदिन लगभग कितने कैलोरी चाहिए। ठीक है, कितने कैलोरी उसके भोजन में होना चाहिए, जिससे कि उसका जो दैनिक क्रियाकलाप है वो सामान्य तरीके से चलते रहेंगे, वो बंदा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आप बताओगे। अगला सवाल है कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक क्या है। मतलब द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो बेटा इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। ये आपके द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक है। अगला सवाल है, माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है। मतलब माइक्रोन से आप क्या मापते हो। तो माइक्रोन से बेटा हम लंबाई को मापने का काम करते हैं, और लंबाई जो है आपके दूरी के अंतर्गत ही आती है। माइक्रोन आपके जो है लंबाई का छोटा मात्रक है, जैसे कि मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पीको हो गया, फेमटो हो गया, एटो हो गया, सब माइनस वाले मात्रक हैं, मतलब आपके मीटर से छोटे वाले मात्रक हैं। और अगर बड़े में जाओगे तो डेका मिल जाएगा, हेक्टो मिल जाएगा, किलो, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरीके से ये बड़े मात्रक में जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है माइक्रोन आपके लंबाई का मात्रक है, लेकिन छोटा मात्रक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापना चाहते हैं आप। ठीक है, पराया नहीं है, अपना सब कोई है, पराया कोई नहीं। ठीक है, तो समुद्र की गहराई क्या करना है बेटा, मापने की बात कर रहा है। वैसे तो प्रश्न खुद है पूरा अपने आप में, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फैदोमीटर। फैदोमीटर से बेटा समुद्र की गहराई मापी जाती है कि समुद्र आखिरकार यहाँ पर कितना गहरा है। अगर ये आप जानना चाहते हो तो आप फैदोमीटर का प्रयोग करने वाले हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का आपको तनिक सा भी संदेह मैं बोलता हूँ तो आप हमें कमेंट करके बताइए भाई। अगला सवाल है, किसी तारे की दूरी नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। किसी तारे की दूरी नापना है ना, तो आप प्रकाश वर्ष का प्रयोग करोगे, और प्रकाश वर्ष बेटा आपके जो है दूरी का मात्रक है, और बड़ी दूरियों का मात्रक है, छोटी छोटी नहीं, बड़ी लंबी, जैसे इस तारे से उस तारे के बीच की दूरी नापना है। हालांकि प्रकाश वर्ष से भी आपके बड़े मात्रक पारसेक वगैरह हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का मात्रक का मतलब बड़ी दूरियों, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे की दूरी नापना है ना, पृथ्वी से तारे की दूरी नापना है तो बहुत दूरी का मामला, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी होगी, है ना, कई लाखों करोड़ों किलोमीटर में होगी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकाश वर्ष जैसे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर है बेटा लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, तो लाल रंग इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि कार की जो बैटरी होती है ना, कौन सा अम्ल उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो बेटा कारों में जो प्रयोग होने वाली बैटरी होती है उनमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा अम्ल मिलेगा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा बेटा, H2SO4
ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किस विटामिन में आपको कोबाल्ट देखने को मिलेगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपके जो है विटामिन B12, कौन सा है बेटा? B12। ठीक है, B12, विटामिन B12 में बेटा आपको जो है क्या मिलेगा देखने को? कोबाल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये बेटा आपकी ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब आप बताओगे ऊर्जा आपकी जो है सदिश राशि की कैटेगरी में आती है या फिर अदिश राशि के अंतर्गत आती है, मतलब आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अगला सवाल है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बेटा डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है आपके। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द राइट आंसर, ये आपको डायनामाइट में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये ऑलरेडी आंसर आपका मिल चुका है, पहले आपने जब देखा था किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष, और बड़ी दूरियों का मात्रक है। ठीक है, मतलब लंबी लंबी दूरियां, लाखों करोड़ों किलोमीटर का मामला होता है, तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष जैसे मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत हमें किससे संरक्षण देने का काम करती है? तो बेटा ओजोन परत परावैंगनी किरणों से हमें सुरक्षित रखने का काम करती है। जैसा कि एक पूर्ववर्ती प्रश्न था जिसमें ओजोन परत की मोटाई की बात की गई थी, मैंने बताया था कि डाप्सन के इकाई का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर बताया भी था कि परावैंगनी किरणों से जो है हमें संरक्षण देने का काम करती है। तो यहाँ पर प्रश्न आ चुका है और इसका आंसर भी मिल चुका है, मतलब प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस तरीके की भाषा को रखा जा सकता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर देखने को मिलेगा? तो बेटा जो पानी होता है ना, इसका जो अधिकतम घनत्व है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी है उसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, पीक पर होता है। अगला सवाल है कि पक्षियों में जो पंख होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? तो बेटा पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी, ओके, इनका जो मुख्य काम होता है पंखों का, वो शरीर में जो ऊष्मा होती है उसको बनाए रखने का काम होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उड़ने में प्रयोग नहीं होते, उड़ने में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, पूंछ जो है दिशा बदलने का काम करती है, हैंडल का काम करती है, तो शरीर के जो है ऊष्मा को बनाए रखने का काम पक्षियों के पंख करते हैं। ठीक है, और उड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल है, एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें देखना है, तो ड्राइवर कह रहा है कौन से लेंस का, कौन से दर्पण का प्रयोग करने वाला है। अरे यार आप गाड़ी कोई भी ले लो यार, बाइक ले लो, कार ले लो, है ना, कोई भी बड़ी गाड़ी ले लो, उसमें साइड में मिरर लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, वो एक्चुअली पीछे वाली गाड़ियों को देखने के काम में आते हैं कि किस तरीके के मूवमेंट पीछे वाली गाड़ी की हो रही है, कि पता लगे हमने एकदम खड़ी कर दिया और उसने जो है बहुत तेज दुर्घटना कर दिया करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए जो दर्पण होता है वो एक्चुअली आपका उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो भी आपके मोटर वाहन है, गाड़ियां हैं, जो भी है, उनमें जो आपका दर्पण लगा होता है वो उत्तल वाला होता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। नींबू में मुख्यतः आपको जो है कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा? तो नींबू जैसे फलों में आपको बेटा सिट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। सिट्रिक अम्ल भी मिलता है लिखा हुआ, और साइट्रिक अम्ल भी मिलता है, तो जो मिल जाए दोनों से काम चला लेना है। ठीक है, तो अम्ल हो गया, मतलब आधा माह होगा। ठीक है, अम्ल हो गया, तो आपका साइट्रिक मिल जाए, सिट्रिक अम्ल मिल जाए, नींबू जैसे आपको फलों में देखने को मिलेगा, नींबू, संतरा वगैरह ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? मतलब जल में जो वायु का बुलबुला है ना, वो किस तरीके का व्यवहार करता है, किस तरीके के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरीके व्यवहार होता है, जो पानी में एक बुलबुला बन जाता है। बुलबुला बना के देखा होगा आपने, बचपन में खूब आपने बुलबुले बनाए हैं। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। अगला सवाल है बेटा कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण हो जाता है? दांतों का जो है घिसावट शुरू हो जाती है, एक तरीके से मानो कि दांत घिसने लगते हैं। ठीक है, तो वो बेटा आपके जो है फ्लोरीन की कमी से ऐसा होता है। अधिकता में भी बड़ा नुकसान है और घाटे में भी बड़ा नुकसान है। इसकी वजह से दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, घिसावट शुरू हो जाती है ना, ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे करके दांत, तो ये फ्लोरीन की कमी से होता है। तो इस तरीके से वीडियो बेटा समाप्त होता है आपका। मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए कमेंट तो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक, और डिसलाइक का कारण ज़रूर बता देना, जिसमें मैं उसमें और भी सुधार करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आना चाहता हूँ।
और आप जल्दी से जल्दी सफल हों, इस आशा के साथ लेकर आना चाहता हूं। तो उसमें आपकी भी भागीदारी रहने वाली है, तो आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।